हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का वक्र रेखी निर्देशांक यूनिट का मेरा 10वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में गोलीय या ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति के बारे में हमें अध्ययन करना है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें किसी बिंदु प्रेक्षण बिंदु P के निर्देशांक जो परिभाषित किए जाते हैं वो r, थीटा और फाई, इस तरह से हम इनको परिभाषित करते हैं। r, थीटा और फाई को परिभाषित करने के लिए, और ये चूंकि इसकी तुलना हमें वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति से करनी है, और वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति एक लांबिक पद्धति होती है। ये वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति थी इस तरह से, और इसमें ये सारे के सारे कोण एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर होते हैं। ये u1 एक्सिस, इट इज u2 एक्सिस, इट इज u3 एक्सिस। इसका स्थिति सदिश e1 कैप, एकांक सदिश, इसका एकांक सदिश e2 कैप और इसका e3 कैप। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स लांबिक वक्र रेखी पद्धति में। और इसमें किसी प्रेक्षण बिंदु P के निर्देशांक होते हैं u1, u2, u3। ये प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक हैं। स्थिति सदिश का मान r इज इक्वल टू, ये r है, और इस r की वैल्यू OP, दैट इज OP। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन कर्विलिनियर सिस्टम। यूनिट वेक्टर e1, e2, e3, और ये पोजीशन वेक्टर होगा। इसी तरह से अब हम इसकी तुलना करते हैं एक दूसरी लांबिक पद्धति से। लांबिक, इसका मतलब है कि उसमें भी 3 तल हो सकते हैं। यहाँ के भी 3 तल हैं। ये एक तल u1 u2 के बीच का है, दूसरा तल ये u3 u1 के बीच का है, और तीसरा तल ये u2 और u3 के बीच का है। और ये तीनों तल परस्पर एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर होते हैं, और ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट होते हैं, कटे हुए होते हैं। ऐसे ही हम ज्योमेट्री के आधार पर देखेंगे कि स्फेरिकल सिस्टम में भी 3 तल हो सकते हैं, और ये तीनों तल एक दूसरे के सापेक्ष परस्पर लंबवत रूप से कटान पर होते हैं। तो इसमें ये फिगर है विद्यार्थियों, ये वाला फिगर, और इस फिगर में ये एक स्फीयर लें, गोला लें। इस गोले की त्रिज्या r होती है। पहला हमारा जो निर्देशांक है r, ये पहला r निर्देशांक इसकी त्रिज्या के रूप में होता है। आप देखिए विद्यार्थियों कि इसमें चाहे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखें तो r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये भी r, और यहाँ से इधर की दूरी देखेंगे तो ये भी r, और यहाँ से ऊपर की दूरी देखेंगे तो ये भी r। तो और यहाँ से ये इस P बिंदु की यहाँ की दूरी देखेंगे तो ये भी r ही होगी। ये इसके ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है, तो इसके केंद्र से ये उभरा हुआ, क्योंकि गोला जो होता है वो इस तरह का गोला होता है, तो केंद्र से किसी भी तरह से मिलाने वाली रेखा, और वो जब बाहर निकलेगी तो उसकी ये दूरी r दूरी होगी। सो OP it will be r, OP that is equal to r। तो पहला इसका निर्देशांक r होने का मतलब है कि एक स्फीयर यानी कि गोले की त्रिज्या, और इस गोले की त्रिज्या से गोले का जो ऊपरी पृष्ठ होता है, बाहर का पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ ये हो गया, और इस बाहरी पृष्ठ को हम नाम दे सकते हैं r इज इक्वल टू c1, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि पहला पृष्ठ हुआ ये। और इस r इज इक्वल टू c1 का मतलब है कि गोले के पूरी सतह पर r की वैल्यू, चाहे इधर देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, आगे पीछे, सब जगह रेडियस की वैल्यू कितनी होगी?
दैट इज फिक्स वैल्यू होगी, और वो फिक्स वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है r इज इक्वल टू C1। तो एक तल तो ये हो गया, और इस एक तल का एक बिंदु P बिंदु है, गोले का P बिंदु है ये, तो ये P बिंदु। दूसरा इसमें आता है थीटा। विद्यार्थियों, थीटा के लिए हम ये मान सकते हैं कि जैसे खरबूजे पर लाइनें होती हैं, तो खरबूजे की, ये हमारे पास में एक खरबूजा है, और इस खरबूजे को बीच में से हम यूं एक प्लेन निकाल दें, और इसके इस साइड में अलग अलग लाइनें हैं, ये अलग अलग लाइनें, ये अलग अलग लाइनें इस वाले तल के साथ में एक निश्चित कोण पर है। तो ये निश्चित कोण पर जो लाइन होगी, ये एंगल फाई को निरूपित करेगी, तीसरा वाला एंगल फाई। और एंगल थीटा की जब बात करेंगे, तो एंगल थीटा इसका केंद्र बिंदु, इस गोले का केंद्र बिंदु, और इसका ये जेड अक्ष, इस जेड अक्ष के साथ में थीटा कोण ये हो जाए। तो ये कोण जेड अक्ष, ये मान लिया जाए कि ये तो है जेड अक्ष, और इस जेड अक्ष के साथ में ये थीटा कोण पर। तो अब इसको मैं यूं चारों ओर घुमा दूं, तो इस चारों ओर घुमाने पर इस जेड अक्ष के सापेक्ष तो चारों ओर कोण थीटा ही कोण रहेगा। तो ये थीटा कोण, इसके रूप में ये कोण थीटा कोण होता है। जैसे ये मेरे पास में ये मूल बिंदु, और इधर ये मेरे पास में एक जेड अक्ष। अब यहां से इधर में ये देखता हूं, तो ये मेरे पास में कोण थीटा है, और इस कोण थीटा को मैं इसके किसी भी दिशा में यूं घुमाऊंगा, तो इन बिंदुओं का लोकस, उसके लिए ये सारे कोण मुझे जो मिलेंगे, ये सारे के सारे कोण, चाहे ये वाला कोण हो या ये वाला हो या ये वाला हो, सारे कोण थीटा कोण होंगे। यानी कि एक शंकु के रूप में हो गया, शंकु का ऊपर का तल ये वाला तल होगा, और ये इसका कोण बिंदु होगा, इसका शंकु का ये कोण होगा। तो ये इस तरह से, तो ये थीटा कोण से संबंधित ये वाला ऊपर वाला तल, ये वाला तल, इस तल का ये परिधि, इस परिधि के जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं का मूल बिंदु पर कोण थीटा कोण है। इसलिए एक मेरे पास में ये तल हुआ, पहला तल r इज इक्वल टू C1 जो परिधि का, और दूसरा तल ये वाला हो गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट C2, ये ऊपर वाला, जो इसको काट दिया जाए, यानी कि किसी गोला है, इस गोले को बीच में से काट दे, तो ऊपर का जो तल बचेगा, ऊपर वाला तल, ये वाला तल, तो ये तल थीटा इज इक्वल टू C2। और तीसरा ये जो खरबूजे के रूप में एक बीच का तल होगा, ये तल, इसमें फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो चूंकि ये 2 डायमेंशन का फिगर है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह से आएगा, ये एक खरबूजे के रूप में ये कली हो सकती है, और इस कली का जो है ना, इस तल के सापेक्ष ये वाला कोण, ये जो बीच का कोण है, ये कोण फाई कोण है। इसलिए मेरे पास में ये 3 सरफेस हुए, और ये तीनों सरफेस एक बिंदु P पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, क्योंकि गोले की परिधि पूरी की पूरी, गोले का बाहर का जो तल है वो P बिंदु पर भी है। ये बीच में से जो कटा हुआ एक हिस्सा है, ये भी P बिंदु का है, और एक ये वाला जो तल है, ये खरबूजे की वाला, इसकी भी ये परिधि है। तो P बिंदु पर ये तीनों काटते हैं। इनमें से R के साथ में ये अगर हम निकाल देते हैं, तो ये ER कैप एकांक सदिश की दिशा होगी। फाई के लिए, इस फाई के लिए अगर मैं इसके साथ में एक स्पर्श रेखा ड्रा कर देता हूं, तो E फाई कैप। इसी तरह से ये E थीटा कैप, ये वाली। तो ये तीनों दिशाओं के एकांक सदिश होंगे, E थीटा, E फाई और ER। इसकी व्यवस्था को अगर हम देखें, तो ये इस तरह से बनेगी। इसमें ये अक्ष x अक्ष, ये नीचे वाला फिगर, z अक्ष, y अक्ष, और ये x अक्ष, इसके साथ में ये कोण फाई। यहां से ये दूरी r दूरी, ये कोण थीटा कोण, इस r का इधर घटक, दैट विल बी r cos थीटा। तो ये जो दूरी आएगी, ये यहां से यहां तक की ये दूरी r cos थीटा होगी।
कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ये मान हमें z के रूप में होगा, इस z का मान r cos थीटा होगा, इसके पैरेलल ये भी r cos थीटा होगा। अब विद्यार्थियों, चूंकि ये नीचे का तल है, ये ऊपर है, आप ये याद रखें, इसमें ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, और ये जब पूरा कोण 90 डिग्री का है तो इसमें ये घटक, इस r सदिश का ये घटक r cos थीटा है, तो ये घटक इसका r sin थीटा होगा। सो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा इस तरह से होंगे। इसको अपन यहाँ पर यूँ समझ सकते हैं कि एक तो ये डायरेक्शन, एक ये वाली डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का ये कोण 90 डिग्री का, और यहाँ पर ये r, ये कोण थीटा। तो इसका जब हम यहाँ से ये लंब डालते हैं तो ये तो आएगा इसका इधर घटक r cos थीटा, और इसका जब यहाँ लंब डालते हैं तो ये घटक आएगा r sin थीटा। इसी तरह से यहाँ पर ये व्यवस्था इस रूप में है। तो इसका इधर घटक ये r sin थीटा और इसका ये घटक r cos थीटा। r cos थीटा के सामने की ये भुजा भी बराबर में होगी, दैट इज r cos थीटा। ओके, और ये एंगल फाई एंगल। अब इसके तीन ये तल जो एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, तीनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे के साथ में ये लंबवत हैं। फिगर में ये चाहे जैसा भी दिख रहा है, 2 डायमेंशन का केस है, लेकिन ER और E फाई ये एक दूसरे के लंबवत हैं, क्योंकि ये ER तो केंद्र से निकलने वाली ये डायरेक्शन है, और ये ER यहाँ स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के बीच का ये कोण 90 डिग्री का। इसी तरह से ई थीटा के बीच में ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये सब परस्पर 90 डिग्री के होंगे। इसलिए ये पद्धति भी एक कैसी पद्धति होगी? अतः निर्देशांक r थीटा फाई के संगत यह एक लांबिक पद्धति होगी, यानी कि ऑर्थोगोनल पद्धति होगी। इनको हमने यहाँ फिगर के रूप में दर्शाया है। थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला तल, ये ऊपर का शंकुआकार तल, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसके ये सारे एंगल थीटा के कांस्टेंट होंगे। और जैसे खरबूजे की एक कली होती है, उस तरह का ये तल, ये फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू, ये एक तो तल ये हो गया, और ये फाई वाला ये वाला तल होगा, इनके बीच का ये कोण फाई कोण है, तो ये फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये तल होगा। ओके, बिंदु P इन सब का इंटरसेक्ट है, ये वाला बिंदु है P, ये यहां पर है, ये P बिंदु। तो इस P बिंदु के लिए ये वेक्टर जो होगा ये R वेक्टर होगा। तो वेक्टर R OP स्थिति सदिश, एक्स वाई जेड में इसकी वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये होती है। लेकिन यहां इसका मान हम देखें तो x का मान यानी कि OA, और OA का मान कितना होगा? यहां से OA इज इक्वल टू ये कोण फाई, तो इसका मतलब है कि OP डैश का इधर घटक, तो OP डैश का इधर घटक cos फाई के रूप में होगा, और इसी तरह से OP डैश का इधर ये वाला घटक ये, तो ये आएगा OP डैश साइन फाई। तो ये तो होगी OB y और OA x। सो दीज थिंग्स आर OA इज इक्वल टू OP डैश दैट इज cos फाई, और ये होगी OB साइन फाई। विद्यार्थियों, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास में ये तो है y तल और ये तल है x तल। उस फिगर में ये x यूं दिख रहा है, ये P डैश बिंदु है, तो इस P डैश से एक यहां लंब डाला और एक यहां लंब डाला, और ये बिंदु O, और ये कोण है मेरे पास में फाई, ये A और ये B। तो यहां से आप देखिए OA इज इक्वल टू इसका इधर घटक यानी कि OP डैश cos फाई। इसी तरह से OB ये मान ये होगा OP डैश साइन फाई। तो ये दीज आर द कंपोनेंट्स। अब OP डैश की वैल्यू देखें अपन, तो OP डैश की वैल्यू हम लोग नीचे निकाल चुके हैं इस फिगर में, इस वाले फिगर में।
ओ पी डैश इज इक्वल टू आया है आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा वैल्यू और हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ओ पी डैश कॉस फाई, यानी कि ओ पी डैश का मान है आर साइन थीटा। ओ पी डैश इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये कॉस फाई साइन फाई यथावत है। और जेड की वैल्यू ये वाली वैल्यू, that is pp dash r cos theta. So we have these three values x, y, z. We substitute the x, y, z in equation number first. So r is equal to x की वैल्यू r sin theta cos phi I cap, y that is r sin theta sin phi j cap और z r cos theta k cap. ये इक्वेशन नंबर 3। जब आपके पास में r आ गया है तो अब हम निकालेंगे स्केल फैक्टर्स, और स्केल फैक्टर्स को ज्ञात करने के लिए वही विधि हम काम में लेते हैं जो कि वक्र बेलनाकार निर्देशांकों में ली थी। स्केल फैक्टर्स की परिभाषा है दैट इज एच आई इज इक्वल टू मॉडुलस आर वेक्टर अपॉन यू आई, यानी कि ये मान होगा यू आई की वैल्यू होगी u1 u2 u3 और इनके मान r थीटा और फाई के रूप में। तो पहली चीज है डेल्टा r अपॉन डेल्टा u1 डेल्टा वेक्टर r, ये वेक्टर r पोजीशन वेक्टर है और ये r निर्देशांक है। तो r के सापेक्ष इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी इस 3 का डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष। तो ये r के सापेक्ष जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो r के सापेक्ष r का डिफरेंशिएशन 1, बाकी साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, तो साइन थीटा कॉस फाई आई कैप। इधर r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन में 1 साइन थीटा साइन फाई जे कैप, तो ये साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और यहाँ पर भी 1 कॉस थीटा के कैप। चूंकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस में ए एक्स ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, इन सब का वर्ग। तो यहाँ से विद्यार्थियों साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और जब इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू एक से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इन दोनों का मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स आल्सो 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। इसलिए H1 पहला जो स्केल गुणक है उसके मान आया है H1 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से H2, इसको डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u2, इसमें डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष होगा, और जब थीटा के सापेक्ष होगा तो हमें समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। ये समीकरण 3 है, और इस समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कॉस, बाकी ये दोनों कांस्टेंट, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। इधर साइन थीटा का कॉस, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन, इसलिए ये माइनस आर साइन थीटा ये आ जाएगा। मॉडुलस को खत्म करेंगे तो इनके वर्ग होंगे, और जब इनके वर्ग होंगे तो पहली टर्म होगी, ये पहली टर्म दैट इज यहां से पहली टर्म आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस यहां से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, माइनस, तो प्लस वर्क कर देंगे तो प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा पहले, तो सबसे पहले, और ये सब मॉडुलस में है, मॉडुलस कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अंडर रूट में होगा। आर स्क्वायर इन सब में से कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा। यहां से कॉस स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान 1, और यहां पर रह गया ये साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यूज 1 हो जाएगी तो बच गया r, इसलिए ये वैल्यू कितनी होगी कि इसका मॉडुलस मान r है, तो ये मॉडुलस वैल्यू दैट इज r, H2 इज इक्वल टू r। H3, इसमें u3 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दैट इज 5, और जब फाई के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इस इक्वेशन को अब हम फाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके देखें। पहले टर्म में कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, दूसरी में साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई,
और तीसरी में देखिए आप आर और कॉस थीटा, यहाँ फाई है ही नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। मॉडुलस को खत्म करेंगे, अंडर रूट कर दिया, इसका मान वर्क कर दिया, इनकी वैल्यूज वर्क कर दी, आर स्क्वायर को बाहर लिया और इसमें से साइन स्क्वायर थीटा ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें आर साइन थीटा ये बाहर आई और अंडर द रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई और इस सब का मान होगा 1, इसलिए ये वैल्यू कितनी हुई आर साइन थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर ये लिखी आर साइन थीटा, राइट। सो इन कंक्लूजन वी हैव स्केल फैक्टर्स h1 is equal to 1, h2 is equal to r और h3 is equal to r sin theta। h1 is equal to 1, h2 is equal to r और h3 is equal to r sin theta। Coordinates u1, u2, u3 that is r, theta and phi। Unit vectors e1, e2, e3 is equal to er, e theta, e phi का और वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू ये इस तरह से घटक के रूप में होगी। अब इसमें प्रॉपर्टीज हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फील्ड का होता है, अदिश क्षेत्र का होता है, लेकिन ये हमेशा एक सदिश राशि होती है। याद रखिए कि अदिश क्षेत्र का की प्रवणता एक सदिश राशि होती है। इसका अर्थ होता है परिवर्तन की अधिकतम दर। ओके, नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ फाई। इस फाई को कैपिटल फाई के रूप में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन फाई में कोऑर्डिनेट वाले में नहीं रहे। ये h1, h2, h3 की वैल्यू, u1, u2, u3 की वैल्यू और e1, e2, e3 की वैल्यू। इस तरह से डेल फाई की वैल्यू है ये ग्रेड फाई और ग्रेड फाई के इस मान में इस तरह से ये वैल्यूज हैं। तो h1, h2, h3, u1, u2, u3 and e1, e2, e3 दैट इज ग्रेड फाई और ग्रेड फाई यानी कि डेल फाई। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर डेल ऑपरेटर की वैल्यू इस तरह से बनेगी, इसमें से फाई को अलग कर दीजिए। तो डेल अपॉन डेल आर ई आर कैप 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा ई थीटा कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई ई फाई कैप। ओके, सेकेंड क्वांटिटी दैट इज डाइवर्जेंस ए डेल डॉट ए, ये हमेशा एक अदिश राशि होती है और डाइवर्जेंस का अर्थ होता है फ्लक्स प्रति एकांक आयतन। तो इसमें h1, h2, h3 इन तीनों के मान रखे। h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r, h3 इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो ये r स्क्वायर साइन थीटा हो गया। दूसरा a1, h2, h3, तो a1, h2 और h3 की वैल्यू और ये u1, a2 दैट इज ए थीटा, h3, h1, h3 की वैल्यू h1 की वैल्यू 1 अपॉन u2 थीटा और यहाँ a3 यानी कि a5, h1, h2 1 गुणा r और u3 ये आया। इसकी वैल्यूज को हमने एडजस्ट किया और जब इसको खोल दिया हमने यहाँ से, तो देखो केवल पहले पद में ये लिखा है मैंने केवल पहले पद में, तो केवल पहले पद में तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष है, तो ये बाहर आएगा साइन थीटा ये, लेकिन दूसरों में नहीं है। तो ये पहली टर्म में से तो साइन थीटा खत्म हो गया, आर स्क्वायर बचेगा। दूसरे टर्म में आर बाहर आएगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है, तो आर स्क्वायर में से एक आर बचा रह जाएगा, एक आर साइन थीटा और ये वैल्यू होगी। और तीसरे टर्म में से भी आर साइन बाहर आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन फाई के सापेक्ष है, तो एक आर बचेगा, एक आर साइन थीटा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू होगी डाइवर्जेंस की। इसी तरह से तीसरी टर्म होती है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज कर्ल ऑफ ए। तो कर्ल ए इज इक्वल टू 1 अपॉन h1, h2, h3, ये डिटर्मिनेंट, इनमें ये सारी वैल्यूज पुट की तो ये कर्ल का मान आया। और चौथी चीज लाप्लास ऑपरेटर, ये मान होता है वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति में और इसमें h1, h2, h3, u1, u2, u3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास में ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डेल स्क्वायर की वैल्यू। और मैथमेटिकल फिजिक्स में विद्यार्थियों ध्यान रखना कि ये
डेल स्क्वायर की वैल्यू हमें आगे के यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए डेल स्क्वायर का मान, ये मान पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। सो इट इज द लाप्लास ऑपरेटर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।